हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शन। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले इस वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्म सीखेंगे जो रिलेशन और फंक्शन को समझने के लिए हमें पहले पता होनी चाहिए। तो चैप्टर का नाम है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस। इसको समझने के लिए जो फर्स्ट हमारी टर्म है, फर्स्ट टर्म आपको पता होनी चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब अगर आप चैप्टर ये सीख रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, तो इसमें आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जरूर पता होनी चाहिए। ये टर्म आपकी क्लियर होनी चाहिए, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है बच्चों? सपोज करो मैंने ए कोई सेट ले लिया 1, 2, सिमिलरली बी मेरा सेट है अनदर सेट 2, 3। तो जब मैं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगी मतलब मल्टीप्लाई करूंगी, ए क्रॉस बी करूंगी, तो मेरा क्या निकलेगा? फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट। तो लगा दो बच्चों 1, 2, 1, 3। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट के साथ फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट। तो ये बन जाएगा 2, 2 एंड 2, 3। तो ये हमारी निकल के आ गई कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब इस ए क्रॉस बी के बारे में कुछ बातें होती है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म है कि इफ A doesn't equal to B, अगर A जो सेट हमने लिया है और जो B सेट लिया है वो आपस में बराबर नहीं है, तो A क्रॉस B भी कभी बराबर नहीं होता B क्रॉस A के। यानी कि अगर मैं A को आगे रख के B के साथ मल्टीप्लाई करूं और फिर B को आगे रख के A के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे अगर ये A और B इक्वल नहीं है। दूसरी टर्म जो है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट, कि अगर मान के चलो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो m है, ठीक है, या फिर चलो p ले लेते हैं इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू p एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन b सेट इज इक्वल टू q। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, तो a क्रॉस b में बच्चों कितने एलिमेंट होंगे? a क्रॉस b में एलिमेंट हो जाएंगे p क्रॉस q, या फिर मैं कहूं pq, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, हमने जो सेट उठाया उसमें फर्स्ट में कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट। बी सेट में कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट। जब हमने इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की तो कितने पेयर आए? 1, 2, 3, 4, यानी कि 2, 2 4। तो जब हमें टोटल बताना हो कि ए क्रॉस बी में कितने पेयर बनेंगे, कितने एलिमेंट आएंगे, तो ये जो ए सेट में एलिमेंट और जो बी सेट में एलिमेंट, उनकी क्या कर दो बच्चों? उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो हमारी टर्म आती है वो है रिलेशन। रिलेशन किसे कहते हैं? तो रिलेशन की बच्चों मैंने ये डेफिनेशन लिखी है, क्या है? ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। हमने अभी अभी निकाला है ना ये ए क्रॉस बी, तो इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, इस ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? रिलेशन होंगे फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। मतलब इसके जितने सबसेट बन रहे हैं वो रिलेशन कहलाएंगे ए से बी तक। अब किसी भी सेट के कितने सबसेट बनते हैं वो हम कैसे निकालते हैं? तो नाउ we know that subset of A क्रॉस B, A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे हमें कैसे पता चलेगा? जब मैं कर दूं 2 की पावर जितने उसके अंदर एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है यहाँ पर? 1, 2, 3 और 4, यानी कि इसके कितने सबसेट बनेंगे बच्चों? 2 की पावर 4, यानी कि इस सबसेट, इस ये जो A क्रॉस B हमने निकाल दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके 2 की पावर 4 सबसेट बनेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 2 की पावर 4 क्या हो जाएगी? 16, यानी कि इस A क्रॉस B के कितने सबसेट बन जाएंगे? 16 सबसेट बन जाएंगे। अब जिसमें से फॉर एग्जांपल एक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, जैसे मैंने C को इसका सबसेट लिया, C है मेरा 1, 2 और 2, 2, ये इसमें कंटेन कर रहा है 1, 2 और 2, 2। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये एक रिलेशन बन जाएगा ए से बी तक का। सिमिलरली 5 जो है वो भी इसके अंदर कंटेन कर रहा है, बिलोंग कर रहा है इससे। 5 जो है वो इसका सबसेट बनेगा, ए क्रॉस बी का सबसेट बनेगा। तो 5 किसका एग्जांपल है? 5 हमारा एग्जांपल है एम्प्टी रिलेशन का। इसका एग्जांपल है एम्प्टी रिलेशन का, ठीक है बच्चों, क्योंकि 5 सबसेट है 5, ठीक है। और मैंने अभी अभी कहा है कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे रिलेशन होंगे ए से बी तक के। तो क्योंकि 5 यहां पर जो है सबसेट बन रहा है ए क्रॉस बी का, तो 5 एक एम्प्टी रिलेशन होगा। सिमिलरली अगर मैं ले ए क्रॉस बी, तो बच्चों ए क्रॉस बी भी सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसमें तो कोई शक नहीं है।
तो ये A क्रॉस B सबसेट है A क्रॉस B का, इस वजह से ये भी इसका क्या बनेगा, एक रिलेशन बनेगा, और ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, और ये लार्जेस्ट भी होता है, सबसे लार्जेस्ट इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारी टर्म आती है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation said to be equivalence relation if it satisfy, if it is, अगर वो क्या हो जाए, if it is, अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे। कौन सी है वो कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन है हमारी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन में क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्सिव कंडीशन ये कहती है if A belongs to any set A, if A belongs to any set A, then A must belongs to relation। मतलब अगर कोई A मेरा जो एलिमेंट है वो सेट A से बिलोंग कर रहा है, तो A जो पेयर है वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए? रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। सेकंड जो है वो होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहेंगे? If A belongs to A and B belongs to A, A और B कोई दो एलिमेंट हैं जो कि सेट A से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो A, B और B, A भी किससे बिलोंग करना चाहिए? रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ये कहती है सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन कि A, B कोई दो एलिमेंट है हमारे सेट A से, तो A, B और B, A दोनों किससे बिलोंग कर जाए? रिलेशन से बिलोंग कर जाए, रिलेशन के अंदर आ जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। उसके बाद में थर्ड जो रिलेशन होता है, थर्ड रिलेशन होता है ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होगा बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन वो होगा इफ A, B and C, तीन एलिमेंट है इसमें, इफ A, B, C belongs to any set A, then अगर A, B बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, इसी तरीके से B, C भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो कंडीशन, ये जो कंडीशन दे रहा है वो कहता है कि A, C भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहेंगे? अगर तीन एलिमेंट एक सेट में है और A, B रिलेशन में आ रहा है, B, C भी रिलेशन में आ रहा है, तो ये A, C भी रिलेशन में आना चाहिए, तभी वो क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, नहीं तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। फिर से बताते हो, रिफ्लेक्सिव किसे कहेंगे? अगर A जो है वो A सेट से आ रहा है, A एलिमेंट A सेट से बिलोंग कर रहा है, तो A भी रिलेशन में आना चाहिए। A और B एलिमेंट जो सेट A से आ रहे हैं, A और B एलिमेंट अगर किसी सेट A से आ रहे हैं, तो A, B और B, A भी रिलेशन में आने चाहिए। ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट लेंगे, A, B रिलेशन में आ रहा है, B, C रिलेशन में आ रहा है, तो A, C भी रिलेशन में आना चाहिए। इसको अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सपोज करो हमारा एक एग्जाम्पल है, x इज इक्वल टू, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जाम्पल है मेरा x इज इक्वल टू 1, 2 and 3। ये मैंने कोई सेट डिफाइन कर दिया। ठीक है, इस सेट के अब हम क्या, इस सेट के कोरोस्पोंडिंग मैं कोई रिलेशन डिफाइन करूंगी, तो वो रिलेशन कैसा होगा? रिलेशन x क्रॉस x का सबसेट होगा। ध्यान रखना बच्चों, रिलेशन x क्रॉस x का सबसेट होगा। तो कोई सबसेट हम ले लेते हैं। सपोज करो मैंने एक सबसेट ले लिया 1, 1, 1, 3, 2, 2, सॉरी 2, 1, 2, 3 और एक मैंने ले लिया 3, 2। ये सारे के सारे इस, अगर मैं x क्रॉस x करूं तो ये सारे पेयर उसके अंदर आएंगे। उसमें से मैंने कुछ पेयर जो है वो चूज कर लिए और कह दिया कि ये एक रिलेशन बन गया। अब हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो पहला रिफ्लेक्सिव के लिए देखो बच्चों, रिफ्लेक्सिव अगर हम देखें, यहां पर 1 एलिमेंट है, ठीक है, और 1, 1 इसके अंदर रिलेशन में आ रहा है। लेकिन देखो जरा 2 यहां पर एक एलिमेंट है, यहां पर एक 3 भी एलिमेंट है, जो कि 2, 2 और 3, 3 इस रिलेशन में नहीं आ रहा। तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखो बच्चों क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए लिखेंगे फॉर ऑल ए, सभी ए के लिए, फॉर ऑल का सिंबल है बच्चों ये, फॉर ऑल ए क्या हो रहा है? ए
आर ए सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। कहने का मतलब है कि ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। हो रहा होता तो हम ऐसे लिख देते, नहीं हो रहा तो इसको एक कट लगा देंगे, मतलब ए डजंट सेटिस्फाइड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल भी देकर आप बता दो, बिकॉज 2,2 डजंट बिलोंग टू रिलेशन, रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। अच्छा और लेते हैं, सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो बच्चों, सिमेट्रिक में देखो 1,3 है इसके अंदर, तो कहीं तुम्हें 3,1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो सेम ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे? फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए कॉमा बी और बी कॉमा ए रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा। ए कॉमा बी और बी कॉमा ए रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा, सभी के अंदर नहीं आ रहा, बल्कि यहां तो मेरे ख्याल से किसी के अंदर सेट देखो, जैसे 1,3 है, यहाँ 3,1 नहीं है, 2,1 है, 1,2 नहीं है, बस एक इसमें आ रहा है। देखो जरा 2,3 और 3,2, इसमें तो सेटिस्फाइड हो रही है सिमेट्रिक वाली बात, लेकिन इन दोनों के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं बनेगा। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? एग्जाम्पल लिखोगे कि 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 3,1 डजंट बिलोंग टू दिस रिलेशन। ठीक है, इसके बाद में थर्ड हमारा आता है ट्रांजिटिव। थर्ड आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखो बच्चों, ट्रांजिटिव अगर हम लेके चलें 1,3 ये ले लेते हैं, जैसे 1,3 फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। हम चेक कर रहे हैं कि ए बी और बी सी अगर इसके अंदर आ रहा है रिलेशन के अंदर, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो जरा 1,3 रिलेशन में है, ठीक है, और 3,2 भी रिलेशन में है, और 1,2 अगर हम देखें तो 1,2 रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्या किया हमने? ए बी सी जो है वो ए एलिमेंट से ले रहे हैं, तो अगर हम रिलेशन देखें तो यहाँ पर 1,3 तो इसके अंदर आ रहा है, 3,2 भी इसके अंदर आ रहा है, ए कोमा बी आ रहा है, बी कोमा सी आ रहा है, लेकिन ए कोमा सी इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा, 1,2 इसके अंदर कहीं भी नहीं आ रहा। तो ये जो हमने एग्जांपल लिया है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। दिस गिवन एग्जांपल इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो ये था बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन का कंसेप्ट। इसके बाद वाले कंसेप्ट देखते हैं। फोर्थ हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, फोर्थ टॉपिक है फंक्शन। क्या है बच्चों? फंक्शन। फंक्शन किसे कहेंगे? तो फंक्शन क्या होता है बच्चों? फंक्शन रिलेशन का एक स्पेशल केस होता है, होता रिलेशन ही है, लेकिन उसके अंदर कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा दी जाती है जिससे हम उसे रिलेशन से फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब वो एक स्पेशल केस हो जाता है रिलेशन का। तो क्या लिखेंगे? फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। कैसे है बच्चों स्पेशल केस? ये कैसे पता चलेगा आपको? तो इसके लिए मैं देखो आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इन रिलेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना। इन रिलेशन के अंदर क्या होता है बच्चों? जैसे मैंने कोई एक सेट ले लिया, ये मेरा सेट है, ठीक है। सिमिलरली ये मैंने कोई अनदर सेट ले लिया, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डोमेन। इसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिए 1 और 2 दो एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट डिफाइन कर दिए। तो रिलेशन में एक एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है, फिर वही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है। इसी तरीके से ये वाला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ भी जुड़ा होता है और दूसरे एलिमेंट के साथ भी जुड़ा होता है। तो रिलेशन के अंदर यहां से जो 2 एलिमेंट होते हैं, डोमेन के जो 2 एलिमेंट हैं, वो कोर डोमेन के दोनों एलिमेंट से जुड़े होते हैं। अगर 3 एलिमेंट होते हैं तो तीनों से जुड़े होते हैं। ये रिलेशन ऐसा फंक्शन पढ़ते हैं, जब हम फंक्शन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। देखो कैसे? इन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ईच एलिमेंट्स ऑफ, फंक्शन की डेफिनेशन है ईच एलिमेंट्स ऑफ। इससे क्या समझ आया बच्चों आपको? इसका मतलब ये है कि डोमेन का एक एलिमेंट जो है वो कोर डोमेन के एक एलिमेंट से ही जुड़ा होना चाहिए। ये हो जाती है फंक्शन की डेफिनेशन। मतलब एक एलिमेंट की जो इमेज है ना वो एक एलिमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है 1 इसके साथ भी पेयर बना रहा है, 1 इसके साथ भी रिलेशन बना रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 केवल या तो 2 के साथ हो या फिर 3 के साथ हो। देखो एक इसका एग्जांपल देखो,
जैसे मैंने एक सेट ले लिया, ये डोमेन है 1 2 और को डोमेन में मेरे एलिमेंट है 1 2 और 3। तो 1 जो है वो मेरा 2 के साथ जा रहा है, ठीक है, 1 जो है वो 2 के साथ जा रहा है और 2 जो है वो 3 के साथ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हालांकि इस 1 की कोई प्री इमेज नहीं है, लेकिन फंक्शन में क्या बात कही गई है, फंक्शन हम उसे कहेंगे जब डोमेन के जो एलिमेंट्स है उनकी एक एक इमेज मिल जाए। को डोमेन से हमें कोई मतलब नहीं है, डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज बन जानी चाहिए और केवल एक ही बननी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इसके बाद में जो नॉट फंक्शन है उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे इसी की तरह मैंने अगर लिया 1 2 3 डोमेन के एलिमेंट लिए और को डोमेन के मैंने ले लिए 2 3 4 5 इस तरीके से। तो अगर मैं 1 को दिखा दूं 3 के साथ, 2 को दिखा दूं 2 के साथ और 3 को अगर मैं छोड़ दूं, 3 को सिंपल हमने छोड़ दिया, तो ये फंक्शन बच्चों नहीं होगा, ये फंक्शन का एग्जांपल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 3 के लिए कोई भी इमेज हमने नहीं बनाई। अगर मैं 3 को फिर से इस 2 से कर दूं, ठीक है, और इस 2 की भी कोई अनदर बना दूं ऐसे, तो 2 की मैंने 2 की जो इमेज है वो 2 है बच्चों इस साइड, एक तो 2 के साथ जा रहा है, ये एक 4 के साथ जा रहा है, तो भी ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ईच एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन रिलेट्स ओनली वन एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, ठीक है। इसके बाद में 1 1 और ऑन टू 2 कंसेप्ट आते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टर्म आती है जो कि है हमारी फिफ्थ टर्म, फिफ्थ पे आ गए हम। फिफ्थ में है 1 1। 1 1 को और क्या कहते हैं बच्चों? 1 1 का दूसरा नाम एक ये भी है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 1 को इंजेक्शन भी कहते हैं। ये वो वाला इंजेक्शन नहीं है, 1 1 दूसरा नाम इसका क्या है? इंजेक्शन, ठीक है। तो 1 1 क्या कहता है? 1 1 की डेफिनेशन देखो बच्चों, आपको सही तरीके से समझ आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दी है। 1 1 का दूसरा नाम क्या होता है? इंजेक्शन। 1 1 ऑन टू दोनों की डेफिनेशन मैंने लिख दी है ताकि हम कंपैरिजन से समझे, क्योंकि मोस्टली बच्चों को 1 1 और ऑन टू में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो 1 1 दूसरा नाम है इंजेक्शन, ऑन टू दूसरा नाम है इसका बाइजेक्टिव। अच्छा, 1 1 फंक्शन किसे कहेंगे? ए फंक्शन एफ x to y from x to y। x क्या है यहाँ पर? डोमेन है, y क्या है यहाँ पर? कोडोमेन है। ए फंक्शन f from x to y is said to be 1 1, is said to be 1 1 if different elements of x has different images in y। सॉरी मैंने यहाँ पे x different elements of x have different images in y, ठीक है। अगर x के सभी अलग अलग एलिमेंट्स के पास y के लिए अलग अलग इमेजेस हो, एग्जांपल से समझो इसको। एग्जांपल क्या है? जैसे मैंने ये सेट ले लिया x, x क्या होता है? डोमेन, x मतलब डोमेन, ध्यान रखना बच्चों ये। और ये मैंने सेट ले लिया y, y का मतलब क्या है? कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। डोमेन में मैंने सपोज करो 3 एलिमेंट ले लिए, 1 2 और 3। इसके अंदर मैंने ले लिए 4 5 6 और 7, ठीक है। 1 जो है वो मेरा 5 से रिलेट कर रहा है, 2 जो है वो 4 से रिलेट कर रहा है, 3 जो है वो 7 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास डोमेन में 3 एलिमेंट है और तीनों एलिमेंट की अलग अलग इमेज है y के अंदर, कोडोमेन के अंदर। यही कहती है हमारी डेफिनेशन 1 1 की। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर 6 की कोई प्री इमेज नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये इन तीनों की अलग अलग इमेज बन जाए तो हम कह देंगे कि 1 1 है। अच्छा, 1 1 कब नहीं होगा? अगर इस 2 की ध्यान देना, एक यहाँ पर है, एक यहाँ और बना दूं, अब ये 1 1 नहीं है, क्योंकि 2 की कितनी इमेज है? 2 इमेज है। और कैसी होनी चाहिए? 2 की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए और अलग अलग होनी चाहिए। अब ऑन टू क्या कहता है? ऑन टू रिलेशन में क्या होता है? इफ फंक्शन f from x to y is said to be onto if every element of codomain, every element of codomain, अब कोडोमेन की बात हो रही है, have a pre image in domain, डोमेन के अंदर प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे मैंने एक सेट ले लिया, जैसे ये हमारा सेट है x सेट, x यानी कि डोमेन। इस डोमेन सेट में मेरे आ रहे हैं 3 एलिमेंट, 2 3 और 4। सिमिलरली मैंने एक y सेट क्या बच्चों? कोडोमेन। कोडोमेन में मैंने ले लिया 1 और 2, ठीक है। 2 एलिमेंट मैंने ले लिए कोडोमेन में और डोमेन में है मेरे 3 एलिमेंट। तो अगर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज बन जाती है, ये देखो यहाँ पर बन गई ना, इसके लिए भी एक प्री इमेज है, इसके लिए भी एक प्री इमेज है, मतलब इसमें कोई खाली ना रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑन टू कहेंगे। यहाँ पे आपको किसका ध्यान रखना है? देखो यहाँ पे आपको किसका ध्यान रखना है? 1 1 के अंदर तो आपको इसका ध्यान रखना है कि इसके लिए एक इमेज बन जाए, यहाँ चाहे खाली रह जाए कोई मतलब नहीं है। और ऑन टू के वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके भी सारे एलिमेंट की प्री इमेज बन जाए। ये होती है प्री इमेज, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इसको कहेंगे इमेज। फिर से बता देती हूँ, 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन है x to y is said to be 1 1 if different elements of x
have different images in y. Similarly, onto किसे कहेंगे? A function f from x to y is said to be onto if every element of codomain have a pre-image in x in domain. समझ आ गई बात? इसके बाद में है वन वन ऑन टू किसे कहेंगे? वन वन ऑन टू कहने का मतलब है वन वन ऑन टू अगर दोनों हो जाए तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव। तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हो गई है सेवंथ जो हमारी टर्म है वो है वन वन एंड ऑन टू। वन वन और ऑन टू अगर दोनों हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव। क्या कहते हैं? एग्जांपल है बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने एक्स सेट डिफाइन किया 1 2 और 3, ये मैंने वाई सेट डिफाइन किया 4 5 और 6। ठीक है, तो इसके हर एक एलिमेंट की इमेज बन जाए और यहां से भी कोई खाली ना रहे। तो ये किसका एग्जांपल है? ये वन वन भी है। आप देखो इधर से सभी की एक इमेज बन रही, एक इमेज सिंगल इमेज, किसी की दो नहीं बन रही, और यहां से भी सभी की एक एक प्री इमेज बन रही है। इस केस में कंडीशन जरूरी नहीं है कि एक ही बननी चाहिए, लेकिन फुलफिल हो रहे हैं दोनों साइड। ठीक है, कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है। तो ये किसका एग्जांपल है? वन वन और ऑन टू का। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी टर्म आती है, नेक्स्ट टर्म है इवन एंड ओड फंक्शन। इवन एंड ओड फंक्शन। तो बच्चों इवन फंक्शन किसे कहते हैं? पहले इवन समझे। इवन फंक्शन हम उसे कहेंगे, इवन फंक्शन उसे कहेंगे जब fx के अंदर, fx मेरा फंक्शन है, वहां पे मैं अगर -x कर दूं तो मेरा फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, ये fx ही आ जाए, तो ऐसा फंक्शन कहलाता है इवन फंक्शन। ठीक है, कि एक मैंने फंक्शन लिया, कोई भी कुछ भी ले सकते हो आप, x x स्क्वायर y स्क्वायर sin x cos x, ये सारे फंक्शन है, और वहां पर मैंने x की जगह -x पुट कर दिया। अगर मेरा फंक्शन एज इट इज आ जाता, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब वो किसका एग्जांपल है? इवन फंक्शन का एग्जांपल है। और इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे fx मेरा कोई फंक्शन है cos x। ठीक है, अब यहां पर मैं जब -x लगाऊंगी तो cos क्या बनेगा? -x, और हमें पता है कि cos नेगेटिव पे चेंज नहीं होता, तो ये क्या रहेगा? cos x। तो cos x किसका एग्जांपल है? इवन फंक्शन का एग्जांपल है। और भी ले सकते हो आप एग्जांपल, जैसे x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर अगर मेरा फंक्शन है तो वहां पे x स्क्वायर की जगह अगर मैं -x स्क्वायर ले लूं तो कोई फर्क पड़ेगा बच्चों? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज x स्क्वायर आ जाएगा। तो x स्क्वायर भी किसका एग्जांपल है? इवन फंक्शन का एग्जांपल है। दूसरी टर्म होती है ओड फंक्शन, जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट है। ओड फंक्शन किसे कहेंगे? अगर f के अंदर मैंने -x लगाया और फंक्शन पे फर्क पड़ा, माइनस का फर्क आया, तो उसे क्या कहेंगे? ओड फंक्शन कहेंगे। जैसे cos x इवन का एग्जांपल होता है, और sin x किसका एग्जांपल होता है? ओड फंक्शन का एग्जांपल होता है। देखो बच्चों, जब मैंने f -x किया तो यहां पे क्या बनेगा? sin -x, और sin -x क्या होता है हमें पता है? -sin x। तो यानी कि fx जो है वो मेरा किसके बराबर है? f -x, ये आया मेरा -fx के बराबर आ गया। इसका मतलब माइनस का फर्क पड़ गया। इस वजह से sin कैसा फंक्शन है? ओड फंक्शन है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर लिया, x क्यूब किसका एग्जांपल होगा? ओड फंक्शन का एग्जांपल होगा। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आगे भी जैसे टर्म यूज की जाती है, इवन फंक्शन, ओड फंक्शन, तो आपको पहले पता होना चाहिए इवन और ओड फंक्शन क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन पर, और इसके साथ ही साथ जो 1 1 और 2 है उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।